सोना एक ऐसा तत्व जिसने मतलब हजारों सालों से इंसान को अपनी तरफ खींचा है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक पीली धातु नहीं है, बल्कि इतिहास, अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृतियों का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है। सही कहा। इसका रासायनिक निशान Au है, लैटिन ऑरम से, और परमाणु संख्या 79। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं, असली कहानी तो कुछ और है। हाँ। आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर सोने में ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना खास बनाता है। हाँ ये सिर्फ चमक तो नहीं हो सकती, कुछ और गहरा है शायद। बिल्कुल। हम इसके अनोखे गुणों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि नई तकनीक में इसकी क्या भूमिका है, हर पहलू पर एक नजर डालेंगे। हाँ, और ये सफर यकीनन दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सोने का आकर्षण वो सिर्फ इसकी सुंदरता में नहीं है, बल्कि इसके स्वभाव में, इसके गुणों में छिपा है। अच्छा। हाँ, जैसे ये दुर्लभ है, मिलता कम है, और ये बिगड़ता नहीं, मतलब इसमें जंग नहीं लगता, ये खराब नहीं होता। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये जो गुण है ना, ये इसे सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि कई और चीजों के लिए भी बेशकीमती बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे। हाँ, चलिए इसके कुछ अनोखे गुणों से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में एक बात पढ़कर मैं तो हैरान रह गया कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को पीटकर 1 वर्ग मीटर जितनी पतली चादर बना सकते हैं। हाँ, जैसे हम सोने का वर्क कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये सोने की कमाल की आघातवर्धनीयता है, मतलब मैलिएबिलिटी। अच्छा। इसका मतलब है कि इसे बिना टूटे बहुत ज्यादा पीटा जा सकता है, फैलाया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये सबसे ज्यादा तन्य यानी डक्टाइल धातु भी है। तन्य मतलब इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 औंस यानी करीब 28 ग्राम सोने को खींचकर 80 किलोमीटर लंबा बारीक तार बनाया जा सकता है। 80 किलोमीटर? अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये गुण इसे बहुत नाजुक कलाकारी और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उपयोगी बनाते हैं। और ये बिजली और गर्मी का भी अच्छा सुचालक है ना, कंडक्टर। जी हाँ, बेहतरीन सुचालक है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात जो आपने पहले कही, इसमें जंग नहीं लगता। जैसे चांदी काली पड़ जाती है, तांबे पर हरी परत जम जाती है, पर सोना वो वैसा का वैसा रहता है। सही कहा। और यही शायद इसका सबसे बड़ा तुरुप का एक का है, संक्षारण प्रतिरोध यानी कोरोजन रेजिस्टेंस। ये रासायनिक रूप से लगभग कह सकते हैं निष्क्रिय है। निष्क्रिय? हाँ, मतलब हवा, पानी, ज्यादातर एसिड्स का इस पर असर नहीं होता। इसीलिए तो हजारों साल जमीन में दबा रहने के बाद भी ये वैसे ही चमकता हुआ मिलता है। अच्छा। यही गुण इसे न सिर्फ एक स्थायी निवेश बनाता है, बल्कि जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाजुक पुर्जे होते हैं ना, हाँ, या मेडिकल उपकरण, उनके लिए भी ये आदर्श है, क्योंकि ये शरीर में जाकर कोई रिएक्शन नहीं करता। ये गैर विषाक्त है, नॉन टॉक्सिक। और ये भारी भी काफी होता है ना, सुना है घनत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका घनत्व डेंसिटी 19.32 ग्राम्स प्रति घन सेंटीमीटर है। ये सीसे से भी ज्यादा भारी है, तो थोड़ी मात्रा में भी वजनदार महसूस होता है। और शुद्ध सोना मतलब जो 24 कैरेट होता है, वो तो काफी नरम भी होता है। हाँ बिल्कुल, 24 कैरेट सोना असल में इतना नरम होता है कि आप उसे हाथ से मोड़ सकते हैं। सच में? जी, इसीलिए गहने बनाने के लिए या सिक्के बनाने के लिए इसमें अक्सर थोड़ी मात्रा में दूसरी धातुएं जैसे तांबा, चांदी या निकल मिलाई जाती हैं। अच्छा, उससे थोड़ा सख्त बनाने के लिए। हाँ, ताकि वो टिकाऊ रहे। तो ये जो सारे गुण हैं, खासकर ये कि ये कभी खराब नहीं होता, हमेशा चमकता रहता है, क्या यही वजह है कि पुरानी सभ्यताओं ने, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, सब ने इसे इतना महत्व दिया, हर जगह सोना मिला है? बिल्कुल। आप सोचिए ना, उस जमाने में एक ऐसी चीज जो कभी धूमिल ना हो, जिसकी चमक कभी कम ना हो, ये तो एक तरह से अमरता का प्रतीक बन गया ना। हाँ, बात तो सही है। मिस्र के लोग तो इसे देवताओं का मास्क कहते थे। अरे हाँ, और तूतनखामेन के मकबरे से जो मास्क मिला है 1323 ईसा पूर्व का, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें ही 10 किलो से ज्यादा ठोस सोना लगा है। तो ये सिर्फ धातु नहीं थी, ये शक्ति, दिव्यता और स्टेटस का प्रतीक था। कमाल है, 10 किलो सोना। और फिर धीरे धीरे यही चीज मूल्य का मापदंड बन गई, सिक्कों के रूप में ढल गई, स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात आती है यहाँ। जी हाँ, सदियों तक दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं सोने पर आधारित थीं। जो कागज के नोट चलते थे, वो असल में सरकार के पास रखे सोने का एक तरह का वादा होते थे। और फिर 19वीं सदी में आई वो सोने की होड़, कैलिफोर्निया गोल्ड रश,
क्लोंडाइक, ऑस्ट्रेलिया। हाँ हाँ, वो गोल्ड रशेस। इन गोल्ड रशेस ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लाखों लोग सब कुछ छोड़कर सोने की तलाश में नई नई जगहों पर गए, नए शहर बस गए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं बदल गईं। और शायद तनाव वो झगड़े भी हुए होंगे। बिल्कुल, कई बार तो इन खोजों ने बड़े पैमाने पर तनाव और संघर्ष को भी जन्म दिया। ये दिखाता है कि सोने के पीछे इंसान की दीवानगी किस हद तक जा सकती है। और ये दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है, खासकर अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो। केंद्रीय बैंक आज भी सोना क्यों जमा करते हैं? इसका क्या महत्व है आज? आज भी सोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षित भंडार यानी रिजर्व एसेट माना जाता है। जैसे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा आधिकारिक स्वर्ण भंडार है, 8,000 टन से भी ज्यादा। 8,000 टन? हाँ, इसे एक तरह से संकटकालीन वस्तु या क्राइसिस कमोडिटी कहते हैं। अच्छा। मतलब जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, जैसे मंदी का डर हो, युद्ध की स्थिति हो या महंगाई बहुत बढ़ रही हो, तो निवेशक और यहाँ तक के बड़े बड़े बैंक भी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं। मतलब ये एक भरोसे का प्रतीक है। बिल्कुल, जब दूसरी चीजों पर भरोसा कम होता है तो सोने पर बढ़ जाता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा मिला भारत के बारे में। बताइए। उसमें कहा गया है कि भारत में जो घर हैं लोगों के पास, जी, उनमें अनुमानित 25,000 टन सोना है। 25,000 टन? हाँ, और ये आंकड़ा अमेरिका, IMF और जर्मनी के कुल आधिकारिक भंडार से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब समझें? ये भारत में सोने के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। यहाँ सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये बचत का एक पारंपरिक जरिया है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली संपत्ति है। हाँ, शादियों वगैरह में तो बहुत होता है। बिल्कुल, शादियों और त्योहारों पर सोने का लेन देन, तोहफे देना बहुत आम है। तो ये दिखाता है कि सोना सिर्फ सरकारों या बड़े निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी कितना मायने रखता है। और इसकी कीमत ये रोज ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? क्या चीजें हैं जो इसे प्रभावित करती हैं? देखिए, कई कारक हैं। मुख्य रूप से देखें तो महंगाई बढ़ने की आशंका यानी इन्फ्लेशन। अच्छा। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने की तरफ रुझान थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि तब बॉन्ड्स वगैरह ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। फिर दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी राजनीतिक अस्थिरता हो, कोई तनाव हो, हाँ, जैसे युद्ध, हाँ, या कोई बड़ा आर्थिक संकट, तब सोने की मांग बढ़ जाती है। बड़े केंद्रीय बैंकों का सोना खरीदना या बेचना भी कीमत पर असर डालता है, और डॉलर जैसी जो प्रमुख मुद्राएं हैं उनकी कीमत में उतार चढ़ाव भी सोने के भाव को प्रभावित करता है। मतलब कई सारी चीजें मिलकर तय करती हैं। जी हाँ, ये सब मिलकर सोने का भाव तय करते हैं, और निवेशक इसे अलग अलग तरीकों से खरीदते बेचते हैं, जैसे भौतिक सोना यानी सिक्के, बार, गहने, या फिर डिजिटल तरीके भी हैं आजकल, जैसे गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या वायदा बाजार फ्यूचर्स मार्केट्स। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और निवेश की बात। लेकिन सिर्फ पैसा और गहने नहीं, सोने के और भी इस्तेमाल हैं। आपने शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये सच है कि दुनिया की करीब 50% सोने की मांग गहनों से ही आती है, खासकर भारत, चीन और मध्य पूर्व जैसे देशों में, जहां इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन इसके जो अनोखे गुण हैं, सुचालकता, जंग न लगना, ये इसे तकनीक के लिए भी बहुत जरूरी बनाते हैं। जैसे कि वो अंतरिक्ष वाला उदाहरण बड़ा रोचक लगा था मुझे। हाँ, अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट का जो वाइजर होता है ना, शीशा, हाँ, उस पर सोने की एक बहुत ही पतली, लगभग पारदर्शी परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि सोना इंफ्रारेड किरणों यानी गर्मी और दूसरे हानिकारक विकिरण को बहुत अच्छे से परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये परत अंतरिक्ष यात्री की आंखों और चेहरे को सूरज की तेज और खतरनाक किरणों से बचाती है। अरे वाह! इसी तरह इसकी बेहतरीन सुचालकता और जंग व लगने वाले गुण के कारण ये कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं, हाँ हाँ, वो सुनहरे रंग के दिखते हैं कई बार। जी बिल्कुल, उनमें और माइक्रोचिप्स के अंदर बहुत महीन तारों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सिग्नल को बिना रुकावट के पास होने देता है और सालों साल चलता है। अच्छा, और चिकित्सा में आपने कहा था ये जहरीला नहीं है? बिल्कुल, दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री में सोने का इस्तेमाल तो सालों से हो रहा है,
क्राउन बनाने में, फिलिंग करने में। हाँ, सुना है गोल्ड फिलिंग के बारे में। हाँ, क्योंकि ये मजबूत होता है और शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है, कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती ज्यादातर। ठीक है। इसके अलावा कुछ तरह के कैंसर के इलाज में सोने के रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है और आजकल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पर बहुत शोध हो रहा है। नैनो पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे कण। हाँ, सोने के बहुत ही ज्यादा छोटे कण। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि इनका इस्तेमाल दवाइयों को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाने या बीमारियों का जल्दी पता लगाने में कैसे किया जा सकता है। अच्छा। और यहाँ तक कि गठिया यानी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ तरह के इलाज में भी सोने के यौगिकों का उपयोग होता रहा है। कमाल है, मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं, सेहत में भी काम आता है। जी। अच्छा, एक और बात थी स्रोतों में खाने वाले सोने की। क्या सोना खाया भी जा सकता है? हाँ, ये थोड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन हाँ, क्योंकि शुद्ध सोना रासायनिक रूप से इतना निष्क्रिय और गैर विषाक्त होता है कि इसे बहुत कम मात्रा में खाया जा सकता है। पचता है? नहीं, ये पचता नहीं है, शरीर से वैसे ही निकल जाता है, लेकिन ये नुकसानदेह भी नहीं होता। अच्छा। इसीलिए कुछ बहुत महंगी मिठाइयों, चॉकलेट, केक या ड्रिंक्स पर सजावट के लिए सोने के वर्क मतलब एडिबल गोल्ड लीफ या सोने के छोटे छोटे फ्लीक्स का इस्तेमाल होता है। लग्जरी आइटम की तरह। हाँ, बिल्कुल। इटली में एक पिज्जा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर 24 कैरेट सोने के फ्लीक्स डाले जाते हैं। शायद दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा। हे भगवान, पिज्जा पर सोना। खैर, कला और वास्तुकला में भी तो सोने का इस्तेमाल होता है ना, इमारतों वगैरह पर। हाँ, सदियों से होता आया है। आप पुरानी इमारतों के गुंबद देखें, मूर्तियां देखें, पेंटिंग्स देखें, उनमें चमक और भव्यता लाने के लिए सोने का वर्क यानी गोल्ड लीफ इस्तेमाल होता रहा है। ये वही पतली चादर है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जी हाँ, वही, जिसे पीट पीट कर बहुत पतला कर दिया जाता है। समझ गया। तो इतना सारा सोना जो इतने कामों में आता है, ये आता कहाँ से? कौन से देश हैं जो इसे सबसे ज्यादा निकालते हैं? दुनिया के जो शीर्ष सोना उत्पादक देश है, उनमें चीन सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और कनाडा जैसे देश आते हैं। और भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा? मतलब जमीन के नीचे? जहां तक ज्ञात भंडारों का सवाल है, तो ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में बड़े भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। और इसे निकालते कैसे हैं? मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। एक है ओपन पिट माइनिंग, जिसमें जमीन की सतह पर बहुत बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। दूसरा है भूमिगत खनन, जिसमें जमीन के नीचे गहरी सुरंगें बनाकर अयस्क निकाला जाता है। ठीक है। और तीसरा है जलोढ़ खनन या एल्यूवियल माइनिंग, जिसमें नदियों की तलछट या पुरानी नदी घाटियों से सोने के कण छाने जाते हैं। लेकिन ये जो खनन है, खासकर बड़े पैमाने पर, इसका पर्यावरण पर भी तो असर पड़ता होगा। ये एक चिंता का विषय लगता है। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बड़े पैमाने पर खनन से, खासकर ओपन पिट माइनिंग से, बड़े पैमाने पर जंगल कटते हैं, जमीन का क्षरण होता है। और सोना निकालने की प्रक्रिया में अक्सर साइनाइड और पारे जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है। अगर इनका सही प्रबंधन ना हो तो ये मिट्टी और पानी को भयानक रूप से प्रदूषित कर सकते हैं। और पानी की खपत? पानी की भी बहुत ज्यादा खपत होती है खनन प्रक्रिया में। तो ये सब मिलकर बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां खड़ी करते हैं। सही बात है। अच्छा, क्या सोने का कोई भू राजनीतिक महत्व भी है? मतलब देश इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल है। जिन देशों के पास बड़े सोने के भंडार हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन और कुछ हद तक भारत भी, हाँ, वे इसे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने और मुश्किल वक्त में, जैसे आर्थिक संकट या युद्ध के समय, एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये वैश्विक व्यापार में, आर्थिक प्रतिबंधों के दौर में और अपनी मुद्रा को समर्थन देने में एक अहम भूमिका निभाता है। कई बार देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए भी सोने के जरिए व्यापार करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह की वैश्विक शक्ति का प्रतीक भी है। अच्छा, तो आजकल सोने के बाजार में क्या नया चल रहा है? कोई खास रुझान या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? हाँ, कुछ चीजें बदल रही हैं। एक तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, डिजिटल गोल्ड का चलन काफी बढ़ा है।
हाँ, वो ऑनलाइन खरीदने वाला। जी, लोग अब आसानी से अपने फोन से ही छोटी छोटी मात्रा में सोना खरीद और बेच सकते हैं। इससे छोटे निवेशकों के लिए भी सोना सुलभ हो गया है। ये तो है। दूसरा, पर्यावरण और मानवाधिकारों की चिंता बढ़ी है, तो ग्रीन गोल्ड या एथिकल गोल्ड की मांग बढ़ रही है। ग्रीन गोल्ड। हाँ, मतलब ऐसा सोना जिसके खनन में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया गया हो और मजदूरों के अधिकारों का, उनके शोषण का ध्यान रखा गया हो। ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इस पर जोर बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। एक और अहम बात जो स्रोतों में सामने आई है हाल के कुछ सालों में, चीन और रूस जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है, अपने भंडार बढ़ाए हैं। क्यों? माना जाता है कि ऐसा करके वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी झटकों से ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये भू राजनीति वाला पहलू आ गया फिर से। जी, और हमने पहले भी बात की कि कैसे 2008 के आर्थिक संकट, फिर कोविड महामारी या यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के समय सोने की कीमतें अक्सर बढ़ीं क्योंकि लोगों ने इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। अच्छा, सोने के बारे में कुछ और रोचक तथ्य? वो घन वाला आंकड़ा तो कमाल का था। हाँ, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि मानव इतिहास में अब तक जितना भी सोना खोदा गया है, अनुमान है करीब 210,000 टन। वो सारा सोना सिर्फ 22 मीटर के एक क्यूब में समा सकता है। सिर्फ 22 मीटर का क्यूब? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि सोना कितना सघन और असल में कितना दुर्लभ है। सही। एक और दिलचस्प बात, समुद्र के पानी में भी सोना घुला हुआ है, शायद करोड़ों टन। सच में? फिर निकालते क्यों नहीं? क्योंकि वो इतनी कम मात्रा में घुला हुआ है कि उसे निकालने की जो लागत आएगी वो उस सोने की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। तो फिलहाल ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अच्छा, और एक और बात थी, वो ओलंपिक मेडल वाली। अक्सर देखते हैं कि विजेता उसे दांत से काटते हुए फोटो खिंचवाते हैं। वो क्यों? हाँ, वो एक पुरानी परंपरा है। बहुत पहले जब सिक्के वगैरह असली शुद्ध सोने के होते थे, तो सोना क्योंकि नरम धातु है, हाँ, हमने बात की थी, तो उसे दांत से दबाने पर उस पर हल्का निशान पड़ जाता था। ये उसकी शुद्धता परखने का एक तरह का अनौपचारिक तरीका था। अच्छा। तो अब वो दांत से काटने वाला पोज जो है वो बस एक परंपरा निभाने और फोटो खिंचवाने के लिए ज्यादा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत हुई, ये सोने के कई अलग अलग आयामों को छूती है। ये तो बिल्कुल साफ है कि सोना सिर्फ एक पीली चमकदार धातु नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुर्लभ है, ये टिकाऊ है, ये बहुत सारे कामों में आता है और इंसान के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसकी कीमत सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं है, बल्कि इसके उन अंदरूनी गुणों में है जिन्होंने इसे हजारों सालों से इतना मूल्यवान बनाए रखा है। इसकी स्थिरता, इसकी खूबसूरती, इसकी उपयोगिता, ये धन का, सुरक्षा का और यहाँ तक कि सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक बना हुआ है। और मेरा मानना है कि भविष्य में भी ये एक अहम संपत्ति बना रहेगा, निवेश के तौर पर भी और विलासिता की वस्तु के रूप में भी। और साथ ही तकनीक और चिकित्सा में इसकी भूमिका शायद और भी बढ़ेगी जैसे जैसे नई खोजें होंगी। लेकिन वो खनन वाला पहलू भी है, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव, वो चिंता तो रहेगी। हाँ, वो चिंता बिल्कुल जायज है और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जैसा हमने कहा, नैतिक और टिकाऊ खनन यानी एथिकल और सस्टेनेबल माइनिंग भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। शायद नई तकनीकें इसमें कुछ मदद कर सकें, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना करना ही होगा। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, एक विचार। हम देख रहे हैं कि सोना सीमित है, धरती में इसकी मात्रा निश्चित है। एक तरफ इसका हजारों साल पुराना पारंपरिक महत्व है, गहने, निवेश, सांस्कृतिक मूल्य। दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिकित्सा में इसकी जरूरत लगातार बढ़ रही है। हाँ। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि डिजिटल संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जमाना आ रहा है और पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर, पर्यावरण पर ज्यादा जोर दे रही है। जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले वक्त में, अगली सदी में कहें, सोने को लेकर हमारी सोच, हमारी धारणा और आखिरकार इसका मूल्य वो कैसे बदल सकता है? क्या इसकी ये हजारों साल पुरानी चमक थोड़ी फीकी पड़ेगी नई चीजों के सामने, या फिर इसकी दुर्लभता और उपयोगिता इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगी? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि भविष्य सोने को कैसे देखेगा।